हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर शशि मोहन में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टेंस का एक और रूप हुए है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। सबसे पहले क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं और उनको समझने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल पे जाकर आप उनमें देख सकते हैं कि उनमें किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट जो परफेक्ट है, फिर देखिएगा प्रेजेंट डिनोट करता है टाइम को, और टाइम आपका वर्तमान। परफेक्ट डिनोट करता है आपके वर्क को, वर्ब जिसे आप कह देते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो है पूर्णता की, काम क्या हो गया पूर्ण। और अफर्मेटिव दिखाता है आपके सेंटेंस को, और सेंटेंस कैसा आपका सकारात्मक। इसका मतलब जब भी हम किसी टेंस को स्टडी करते हैं तो वहां पर हम तीन चीजों को देख रहे होते हैं। एक देखते हैं हम समय की स्थिति, एक देखते हैं कार्य की स्थिति, और एक देखते हैं वाक्य की स्थिति। तो जब हम कोई सेंटेंस डिलीवर कर रहे होते हैं तो वहां पर हम तीनों चीजों को बता रहे होते हैं। समय भी बता देते हैं, कार्य की स्थिति भी बताते हैं, और आपका वाक्य की स्थिति भी बता देते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का मतलब हुआ कि जो समय है वो वर्तमान है, कार्य की स्थिति है कि कार्य पूरा हो चुका है, और वाक्य कैसा है सकारात्मक। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य क्या हो जाता है पूर्ण हो जाता है। देखिए सिंपल सा है। इसमें क्या होगा वर्तमान का पूरा होगा वर्तमान में। तो डेफिनेशन आपको खुद ही मिल जाएगी अगर हम उसे थोड़ा डिटेल में जाके देखें। तो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण होता है। पूर्ण होना मतलब कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होना क्या कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। अगर उसमें जो वाक्य है वो सकारात्मक मतलब जिसमें नहीं ना हो, या किसी में कोई इंट्रोगेशन ना हो, प्रश्नवाचक ना हो, तो जहां पर कोई प्रश्न ना हो या कोई नकारात्मक निगेटिविटी शब्द यूज न किया गया हो, तो वो सबके सब सेंटेंस कैसे होंगे आपके अफर्मेटिव होंगे, सकारात्मक वाक्य होंगे। अब देखिएगा इनका जो तरीका है, फिर वही सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है हमारा अफर्मेटिव। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने का तरीका अगर वो अफर्मेटिव है तो उसका तरीका क्या है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, वो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने का ये तरीका है। अब चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का लिखिए, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लिखिए, पास्ट का लिखिए, फ्यूचर का लिखिए। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे सब लगभग इसी पैटर्न पे लिखे जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हो सकता है कि किसी में दो हेल्पिंग वर्ब हो तो वहां पर दो आ जाएंगी, ठीक है। कई बार तीन भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। उसका वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हर टेंस की पहचान थोड़ा अलग होती है। वो किससे होती है, सब्जेक्ट तो कॉमन हो गया, अलग जो पहचान होती है वो होती है एक तो हेल्पिंग वर्ब से। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको सब में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब देखिएगा हैज, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस को छोड़ करके कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में जाती है, और अधिक अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में जाती है। हैज में 3 अक्षर हैं, सिंगुलर में रहेगा। हैव में 4 अक्षर हैं, प्लूरल में जाएगा। किसको छोड़ करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसओरियस आता है और फ्यूचर में मॉडल्स यूज होते हैं। इसलिए ये जो बता रहा हूँ ये एक ट्रिक है, ये रूल नहीं है, ताकि आपको समझने में आसानी और आपको रटना ना पड़े कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है। सिंपल सा तरीका है कि कम वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। इसमें 3 ही हेल्पिंग वर्ब है और इसमें 4 है। तो हमारे पास 2 तरह के पर्सन है, 2 तरह के नंबर है। पर्सन तो 3 तरह के हो जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसको हम फ्यूचर में देखेंगे। यहाँ पर हम नंबर के हिसाब से बात करते हैं। तो 2 नंबर होंगे, एक होगा सिंगुलर नंबर, एक होगा आपका प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर होंगे आपके ही, शी, इट। प्लूरल नंबर होंगे आपके आई, वी, यू और दे। तो ये जो सिंगुलर नंबर है और ये आपका प्लूरल नंबर। तो जब सिंगुलर नंबर होगा आपका कर्ता, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट है अगर वो हमारा सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, और हैज में 3 अक्षर हैं। और जो आपका क्या है कर्ता, अगर बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ प्रयोग करेंगे हम हैव का, और हैव में कितने अक्षर हैं 4। तो निश्चित तौर पर जब नंबर संख्या ज्यादा है तो उसको ज्यादा संख्या वाला हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, और यहाँ पर संख्या कम है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर भी उसको कम अक्षर वाले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ये रूल नहीं है, ये एक ट्रिक है समझने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक केवल किसमें यूज होगी,
आपके किसमें छोड़कर यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ करके और फ्यूचर को छोड़ करके। ये ट्रिक आप पूरे टेंस में यूज कर सकते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जितने भी परफेक्ट होते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, चाहे वो पैसिव में हो, पैसिव में वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो कुछ जगह फिक्स है जहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो है परफेक्ट टेंस और आपका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है हमेशा पूर्ण। क्योंकि देखिए हर चीज अपना मीनिंग खुद ही बता देती है। जैसे इंडेफिनिट का हिंदी में क्या होता है, अनिश्चित। तो जहां पर कार्य अनिश्चित हो वो इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी रहना। इसका मतलब जहां कार्य चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, तो जहां कार्य पूरा हो गया वो परफेक्ट है। तो आपको ऐसे में रटना नहीं पड़ेगा। आप कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, दिमाग में फीड हो जाएगा। नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि इंडेफिनिट में होता क्या है। और जहां तक भाषा की है, ता है, ती है, रहा, उरे है, चुका है, चुके, ये अपने आप में थोड़ा सा इसलिए दिक्कत कर सकता है कि अगर आप कोई सामने वाला आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आप उसे समझ जाएंगे कि राम स्कूल जा चुका है, इसमें कार्य पूरा हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी भाषा का व्यक्ति आपके सामने पड़ गया जो क्या करता हो, हिंदी ना बोलता हो, तमिल बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, मलयालम बोलता हो, मराठी बोलता हो, तो उनमें तो शायद हो सकता है कि ता, ती, रहा हूं या चुका चुके नहीं आई। और उस भाषा को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप फंस जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। फिर आप उसको हिंदी में लाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, और फिर आप अच्छा इसमें चुका है, इसका मतलब परफेक्ट है, इसमें ता है तो ये इंडेफिनिट है, इसमें रहा हूं है तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको वो भाषा समझ में आ जाती है तो आप सीधा उस भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है कि आपको जो इसका वर्ड मीनिंग है, देखिए परफेक्ट ये कार्य की स्थिति को बताता है, तो जो इसका हिंदी में अर्थ होगा वही इसकी पहचान भी हो जाएगी। थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, अनिश्चित। और इंडेफिनिट हमने किसका प्रकार कहा है, ये किसके प्रकार है, कार्य के। कार्य मतलब यहां वर्ब हो जाएगा टेंस में, तो इंडेफिनिट क्या हो गया, कार्य, अनिश्चित कार्य। इसका मतलब जब भी कार्य अनिश्चित हो वो इंडेफिनिट होगा। अगर वो वर्तमान में अनिश्चित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, भूतकाल में अनिश्चित था तो पास्ट इंडेफिनिट, और भविष्य में अनिश्चित तो फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे हमने कहा कंटिन्यू, कंटिन्यू जारी रहना, तो कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना, लगातार जारी रहना। अब आपको हिंदी में समझ में आ गया कि जारी रहना इसका मतलब अगर कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है, जारी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्योंकि अगर कोई कार्य पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई कार्य भविष्य में चल रहा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्योंकि जो उसका हिंदी में अर्थ वही इसकी पहचान हो गई। तो आप किसी भी भाषा और बोली में से बोलिए, आप सीधा उस भाषा और बोली को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। और ता है, ती है, ये रहा हूं या चुके हैं से आप केवल हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और किसी भाषा को नहीं। अगर करेंगे तो पहले उस भाषा को आप हिंदी में करेंगे, फिर उसको इंग्लिश में करेंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको एक नई ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप सीधा उस भाषा और बोली को, यहां तक कि बोली को भी आप सीधा ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर वो आपको समझ में आ जाती है तो। उसका देखिए परफेक्ट, परफेक्ट में पूर्ण, तो जहां कार्य पूरा हो जाएगा वो परफेक्ट है। अगर कार्य वर्तमान में पूरा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, भूतकाल में पूरा हो तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में पूरा हो तो फ्यूचर परफेक्ट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इससे आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो जाता है। इसका मतलब जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो उस सेंटेंस में भाव पूर्णता का होना चाहिए, और वो पूर्णता का भाव होना चाहिए कि कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन कब हुआ है, वर्तमान में। अगर हम इसी को पास्ट में जाएंगे तो कार्य पूरा होगा पास्ट में। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आते हैं सेंटेंस पे। सबसे पहले हम पिक करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नंबर में हैज आएगा, प्लूरल नंबर में हैव आएगा। अब हम सेंटेंस लेते हैं। अब माना सेंटेंस पिक किया हमने, कि राम खाना खा चुका है। अब जरूरी नहीं कि वहां पे चुका है ही है, ये भी हो सकता है राम ने खाना खा लिया है, या राम ने खाना खाया है। ठीक है, तो खा लिया भी हो सकता है, खाया है भी हो सकता है, खा चुका है भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, घर ऐसा नहीं कि वह चुका है ही आएगा, आपको फिर वही सेंस। यहाँ पर राम खाना खा चुका है में सेंस है कि कार्य वर्तमान में पूरा हो गया है, खा लिया है में वही सेंस आ रहा है, खाया है में वही सेंस आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सेंस आना चाहिए पूर्णता का प्रेजेंट में। तो अगर किसी काम के प्रेजेंट में, वर्तमान में पूर्ण होने का सेंस आ रहा कार्य के, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कह देंगे। वो जरूरी नहीं उसमें चुका है, लिया है या आया है आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा, सूत्र बनाया था हमने, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट।
अब हम इस सेंटेंस को जो सेंटेंस उसको सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले पिक करेंगे हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है राम, तो हमने राम लिख दिया। उसके बाद आएगा हैज और हैव, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज, कम अक्षर वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ, तो हैज आ गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य कौन सा है, खाने का, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया सिंगुलर नंबर में। अगर हम प्लूरल नंबर में बनाएं तो हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजी बोल चुके हैं। ये हमने अंग्रेजी बोल ली है। अब देखिए बोल ली है, अब यहाँ पे चुके हैं भी नहीं, हमने अंग्रेजी बोल ली है। ठीक है, तो हमने अंग्रेजी बोल ली है या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं। सेंस से किया क्योंकि यहाँ पे काम के पूर्ण होने का भाव आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले फिर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छी आपके पास क्या है डायरेक्शन। जैसे आप कहीं किसी बड़े शहर में जाते हैं, अनजान शहर में जाते हैं, और आपको वहाँ पता नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सपोज को चौराहा मिला और आपको पता नहीं कि मैं अब लेफ्ट लूँ या राइट लूँ या सीधा निकलूँ, तो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए उससे चौराहा आने से पहले कम से कम 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50 मीटर पहले एक बोर्ड, साइन बोर्ड लगा होता है आपके सामने, और उसमें डायरेक्शन दी होती है कि भाई अगर आपको इधर जाना है, ठीक है, तो आप लेफ्ट लीजिए, अगर आपको इस जगह जाना है तो राइट लीजिए, अगर इस जगह जाना है तो सीधा लीजिए। इस तरह से आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन दी होती है। क्यों दी होती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके। जब चौराहा आएगा तो आप वहां पे भटके ना। वो किस लोगों के लिए होती है, उन लोगों के लिए नहीं तो नहीं होती है जो उसी शहर में रहते, जो रोज जा रहा है उस रास्ते से, तो पता है कि इस लेफ्ट जाने पे ये जगह मिलेगी, राइट जाने पे मिलेगी और सीधा जाने पे जगह मिलेगी। लेकिन वो जो आपको साइन बोर्ड लगाया गया है वो किसके लिए लगाया गया है, जो नया व्यक्ति आया है, जिसको बिल्कुल जानकारी है, जो अनभिज्ञ है। जब वो अनभिज्ञ है तो उसको जानकारी के लिए क्या बनाते हैं, साइन बोर्ड। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब साइन बोर्ड को फॉलो करेगा तो उससे गलती नहीं होगी, ऑटोमेटिकली उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा जहां उसे जाना है। लेकिन अगर उसे फॉलो नहीं करेगा, अपनी चलाएगा, तो हो सकता है उसे गलती हो जाए। तुक्के में सही भी हो सकता है, लेकिन गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे यहाँ पे भी है, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, इस तरह से सीखिए कि हमें बिल्कुल नहीं आता है, और हम अगर हमारे पास जो डायरेक्शन दी गई उसको हम फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। तो वैसे हम अब इसको उठा करके इसके हिसाब से फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले पिक करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारा हम की अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद पिक करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को। सूत्र कह रहा है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पिक कीजिए। अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। हैज को हमने कह दिया कि रिजर्व है किसके लिए, सिंगुलर के लिए, इसलिए हम किसको पिक करेंगे, हैव को। हैव किसके लिए रिजर्व होती है, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर वी क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक अगर है तो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन हो जाएगा। तो वी हैव आगे हैव, तो यहाँ पर हमने हैव को पिक कर लिया। उसका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलना। अब बोलना की क्या होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो वी हैव स्पोकन थर्ड फॉर्म, ये आपको भी याद करनी पड़ेगी फॉर्म, स्पोकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो क्या हो गया, वी हैव स्पोकन इंग्लिश। तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, वे गाना गा चुके हैं, दे हैव संग ए सॉन्ग। राम गाना गा चुका है, राम हैज संग ए सॉन्ग। क्लियर हो गया। मैं पानी पी चुका हूं, हैव ड्रंक द वाटर। ठीक है, वो पानी पी चुका है, ही हैज ड्रंक द वाटर। तो जहां पर भी आप क्या कहेंगे, किसकी बात करेंगे, काम के पूरे होने की बात करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब आते हैं किस पे, आपका निगेटिव सेंटेंस पे। तो अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरह से हम उसे करेंगे, उसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव। किसी भी निगेटिव सेंटेंस के लिए जो सूत्र होता है वो होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसको नीचे लिखेंगे तो उसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड, साथ में नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखते हैं इसे आगे। अब देखिए जब हम सेंटेंस को बनाएंगे निगेटिव को तो किस तरह से बनेगा, तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज और हैव, आपको पता है हैज का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे, हैव का प्रयोग प्लूरल में करेंगे, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब सेंटेंस लिखिए। सेंटेंस लिया था हमने कि राम खाना खा चुका है, तो यहां बोल देंगे राम खाना नहीं खा चुका है।
तो राम खाना नहीं खा चुका है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा, हम कह सकते राम ने खाना नहीं खाया है, ऐसा भी बोला जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अगर आपको ये चुका है कि सेंस में मत पड़िएगा, बार बार कि चुका है ही आएगा, सेंस लीजिएगा, काम का पूरा होना चाहिए प्रेजेंट में। राम खाना नहीं खा चुका है, सेंटेंस को फिर सूत्र में रखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करते, फॉलो करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा राम, उसके बाद कह रहा है हैज और हैव में से एक लिखिएगा, हैज रिजर्व है सिंगुलर के लिए, और क्योंकि राम क्या है सिंगल है, एक ही है, इसलिए हैज ही आएगा। जो एक होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर होगा, और जो एक साथ होगा प्लूरल नंबर होगा। राम अकेला है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हैज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, हैज और हैव में से एक पिक करना, ले लिया हैज। अब आएगा नॉट, नॉट को पिक कर लिया। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद द फूड, अपना भी सही हो जाएगा। उसी तरह से हम बहुवचन में पिक करते हैं कि वे खाना नहीं खा चुके हैं, या उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसे बस उन्होंने खाना नहीं खाया है, उन्होंने खाना नहीं खाया है, तो उन्होंने खाना नहीं खाया या वे खाना नहीं खा चुके हैं, एक ही बात है। सबसे पहले सेंटेंस को पिक करते हैं, सब्जेक्ट है हमारा वे, तो वे की अंग्रेजी दे। अब क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है, इस नाते से क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, वे हमेशा एक से ज्यादा को बोला जाता है थर्ड पर्सन में, इसलिए वे दे हैव। कार्य हो रहा है कौन सा, खाने का, लेकिन क्योंकि सेंटेंस कैसा है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हैज और हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट, तो दे हैव कहा गया, उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड, तो दे हैव नॉट ईटन द फूड। तो एक वचन में राम हैज नॉट ईटन द फूड, और बहुवचन में दे हैव नॉट ईटन द फूड। वैसे ही हम अंग्रेजी नहीं बोल चुके हैं, वी हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल चुका, ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्लियर हो गया। वो गाना गा चुका है, ही हैज संगे सॉन्ग, वो गाना नहीं गा चुका है, ही हैज नॉट संगे सॉन्ग। मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संगे सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा चुका हूँ, आई हैव नॉट संग सॉन्ग। इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे, शायद कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। अब इसका सेंटेंस बनेगा, आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब हुआ यहाँ पे कि वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा, क्या। जब भी किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो ध्यान दीजिएगा, उसके बदले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये क्लियर रखिएगा दिमाग में। अगर किसी भी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ गया है तो उसके क्या की अंग्रेजी वर्ड को नहीं लिखा जाता है, बल्कि उस क्या के बदले हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं, या जिस टेंस में वो वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर क्या के बदले आएगा हैज या हैव। ये ध्यान दीजिएगा, क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होती है कब, जब वो वाक्य के शुरू में आ जाए तो। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे, जैसे क्या राम ने खाना खा लिया है, क्या राम ने खाना खा लिया है। अभी यहाँ पे यह आ गया, तो क्या राम ने खाना खा लिया है, या क्या राम ने खाना खाया है, ये भी हो सकता है। तो देखिए क्या शुरू में आगे, इसके बदले हम व्हाट नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, व्हाट गलत है, ये नहीं लिखा जाएगा। इसके बदले क्या लिखा जाएगा, क्या के बदले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिसको हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि हैज लिखे हैव लिखे, तो वो डिपेंड करता है हमेशा सब्जेक्ट पे, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसको फॉलो करती है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है आपका, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम। राम सिंगल है या प्लूरल है, तो राम निश्चित तौर पे एक ही है, तो सिंगुलर नंबर होगा, इसलिए राम के हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हैज के बाद सब्जेक्ट आना है। उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड, इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, क्या वे गाना गा चुके हैं, क्या वे गाना गा चुके हैं, फिर वही शुरू में क्या आ गया, क्या। तो जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या था उसके बदले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, इस नाते से हम हैव को पिक करेंगे क्योंकि वे बहुवचन है, इसलिए हैव, वे की अंग्रेजी दे। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग अ सॉन्ग, हैव दे संग अ सॉन्ग। तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव, जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है। अब लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव को, इसी का नेगेटिव।
ये तो इंट्रोगेटिव हुआ प्लेन, लेकिन अगर इसी में हम क्या जोड़ दें, नहीं, नेगेटिव कर दें, तो तब क्या होगा देखिएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, केवल नहीं ऐड हो जाएगा। लेकिन वो नहीं या नॉट जो है वो कहां पर ऐड होगा ये हमें सूत्र में देखना है, क्योंकि अगर सूत्र को हम समझ जाते हैं तो फिर वाक्य हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अगर इस तरह का वाक्य होगी, वाक्य के शुरू में क्या आए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वही, क्योंकि क्या शुरू में आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, अब क्योंकि इसमें नहीं है तो उसके बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सूत्र मैं सबके लिए बता रहा हूँ। जितने भी इंट्रोगेटिव होंगे इस तरह के, जहां पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा साथ में नेगेटिव होगा, मतलब क्या से वाक्य शुरू होगा साथ में नहीं होगा, तो कोई भी टेंस हो उसका सूत्र यही होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके हिसाब से हम किसका सूत्र बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस बनाइए, क्या राम खाना नहीं खा चुका है, या क्या राम ने खाना नहीं खाया है। फिर देखिए क्या शुरू में आ गया, इसके बदले वट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसके बदले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी उस टेंस की। राम क्योंकि एक वचन है इसलिए हैज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा राम, उसके बाद सूत्र कह रहा है नॉट लिखिए, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉलो करते रहिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य कौन सा, खाने का, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, इंट्रोगेशन मार्क, हैज राम नॉट ईटन द फूड, ऑटोमेटिक से हो जाएगा क्योंकि हम इसे फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बहुवचन में क्या वे गाना नहीं गा चुके हैं। फिर देखिए क्या आ गया, क्या के बदले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैव, क्यों आई, क्योंकि वे बहुवचन है इसलिए। उसके बाद सब्जेक्ट दे, हैज में से कहना हैव आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट दे आ गया, फिर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। तो हैव दे नॉट संग अ सॉन्ग, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या वाले का। अब आते हैं WH फैमिली पे, देख लीजिए इसको, इसके बाद आते हैं WH फैमिली। तो इंट्रोगेटिव लेकिन कैसा, WH फैमिली प्लस WH फैमिली आ जाएगी। WH फैमिली का मतलब फिर बता दूं आपको, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, लेकिन वो WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बीच में आने वाले शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश WH से शुरू होती है। दिख रहा होगा आपको, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, दिख रहे हैं। तो इन सब में यही था बीच में, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, तो ये सब अगर बीच में आते हैं तो इनमें से जो मैक्सिमम वर्ड है उनकी इस तरीके से शुरू हो रही है। WH इसमें कॉमन है, इसलिए इस फैमिली को WH फैमिली कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो WH फैमिली होती है ये हमेशा वाक्य के बीच में आती है। WH फैमिली का रूल है कि WH फैमिली हमेशा वाक्य के बीच में आएगी, इसलिए इसका सूत्र ये हो जाता है। सबसे पहले WH फैमिली को ही लिखा जाता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली इंग्लिश में हमेशा क्या आएगी, पहले आएगी, और हिंदी में बीच में। तो WH के नीचे WH, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, राम ने खाना क्यों खाया है, राम ने खाना क्यों खाया है। अब देखिए राम ने खाना क्यों खाया है, अब देखिए ये क्यों बीच में आ गया। अभी तक क्या शुरू में आ रहा था, तो जब क्या शुरू में आ रहा था तो इंग्लिश नहीं लिख रहे थे, उसके बदले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख लेते। लेकिन जब WH फैमिली बीच में आती है तो WH फैमिली की इंग्लिश लिखी जाती है। इसका एक कारण भी देखिएगा, इसका कारण भी है कि जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो उसका वहां पे कोई अर्थ नहीं होता है। शुरू में जब किसी वाक्य के शुरू में क्या बोले, क्या राम खाना खाता है, तो इसका अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि अगर बोले राम खाना खाता है, यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, यस और नो। तो क्या जब वाक्य के शुरू में आता है उसका आंसरिंग हमेशा यस एंड नो में होती है, तो वहां पर उसका कोई सेंस नहीं है, केवल हम इंट्रोगेशन मार्क के लिए क्या को यूज कर देते हैं। अगर हम उस क्या को नहीं भी बोले तब भी हम वो इंट्रोगेटिव सेंस ला सकते। जैसे हम कहोगे कि राम ने खाना खाया है, तुम स्कूल गए हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, इन समय हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सामने वाले का उत्तर क्या आएगा, यस एंड नो। और अगर मैं बोलूं क्या तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, तब भी उसका उत्तर यस एंड नो आएगा। तो क्या से आने से ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम अपने बोलने का तरीका सही रखें इंट्रोगेटिव, तो उसको वहां का कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसकी अंग्रेजी वट नहीं लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर इनकी अंग्रेजी क्यों जो है ये बीच में आएगी, क्योंकि इसी पे सारे सेंटेंस का आंसर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम बोलेंगे राम खाना क्यों खाता है, तो यहाँ पर इसका कारण का जवाब देगा आदमी क्यों खाता है।
लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि राम खाना कब खाता है, तो यहाँ पर उत्तर कब का आ गया, आप समय का उत्तर देगा आदमी कि इतने समय पे खाता है, इतने बजे खाता है। राम खाना कहाँ खाता है, तब क्या जवाब देगा, जगह का नाम बताएगा। राम कहने कैसे खाता है, तब क्या बताएगा, खाने का तरीका बताएगा। इसका मतलब ये अगर इंट्रोगेटिव डबल एच फैमिली के वर्ड अगर बदलेंगे तो इसके अर्थ भी बदलेंगे और उत्तर भी बदल जाएंगे। जब क्यों होगा तो उत्तर अलग होगा, कब होगा तो उत्तर अलग होगा, कैसे होगा तो उत्तर अलग होगा, और कहाँ होगा तो उत्तर अलग होगा हर बार। इसीलिए इनकी इंग्लिश लिखनी जरूरी, क्योंकि जब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर उसी का दिया जाएगा। लेकिन जब किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो वहां पर उसका कोई सेंस नहीं होता, केवल आंसर पूछने के लिए होता है, यस एंड नो के लिए। इसीलिए डबल एच फैमिली की इंग्लिश हमेशा शुरू में लिखी जाती है। क्यों की इंग्लिश क्या हो गई, वाई, आगे डबल एच फैमिली, हैज में से एक आना है तो राम, क्योंकि सिंगुलर इसलिए हैज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य कौन सा हो रहा है, खाने का, खाने को बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। और इसी अगर बहुवचन में जाएंगे तो हो जाएगा कि वे खाना कब खाते हैं, वे खाना कब खाते हैं। इंट्रोगेटिव बीच में है, डबल एच फैमिली है, सबसे पहले बाहर आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ उत्तर बदलेगा नहीं, बदलेगा समय बताएगा। यहाँ पे अगर इसका उत्तर देना चाहेगा तो क्या बताएगा, समय बताएगा, मैं इतने बजे खाता हूँ, इस समय पे खाता हूँ। तो मैं आएगा डबल एच फैमिली, हैज में से कहना है, वे बहुवचन इसलिए हैव आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट दे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। तो व्हेन हैव दे ईटन द फूड। ये भी ध्यान दीजिएगा कि डबल एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। कई बार हम क्या कर सोचते हैं कि अगर डबल एच फैमिली आएगा तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं, सीधा हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, डबल एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। और लास्ट इसका है आपका, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव डबल एच फैमिली से। तो अब होगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव और फैमिली वही रहेगी डब्ल्यू एच। तो डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका बेसिक फॉर्मूला जो सभी के लिए यूज होगा इस तरह के वाक्यों में। डब्ल्यू एच के नीचे डब्ल्यू एच, ये सूत्र बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली के लिए। उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, राम ने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया है, राम ने खाना क्यों नहीं खाया है। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली है, सबसे पहले ये आएगी सूत्र के हिसाब से, क्यों की इंग्लिश वाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, राम सिंगुलर नंबर इसलिए हैज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। वाई हैज राम नॉट ईटन द फूड। और अगर हम कहते हैं बहुवचन में कि वे खाना कब नहीं खाए हैं, देखो ऐसे भी हो जाएगा, थोड़ा चेंज किया मैंने, वे खाना कब नहीं खाए हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वे खाना कब नहीं खा चुके हैं या वे कब खाना कब नहीं खाए, यहाँ पे यो भी आ रहा है देखिए। तो वे खाना कब नहीं खाए या वे खाना कब नहीं खा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कब बीच में आ गया, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच व्हेन, उसके बाद हैज में से क्या आएगा तो हैव आएगा, क्योंकि क्यों आएगा है, क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। ये हो गया व्हेन हैव दे नॉट ईटन द फूड। इस तरह से आपके ये प्रेजेंट परफेक्ट के 6 सेंटेंस हो गए। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन द फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन द फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन द फूड, मैं खाना क्यों खा चुका हूँ, वाई हैव आई ईटन द फूड, अब मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट ईटन द फूड। बहुवचन में, एक वचन में राम खाना खा चुका है, राम हैज ईटन द फूड, राम खाना नहीं खा चुका है, राम हैज नॉट ईटन द फूड, क्या राम खाना खा चुका है, हैज राम ईटन द फूड, क्या राम खाना नहीं खा चुका है, हैज राम नॉट ईटन द फूड, राम खाना क्यों खा चुका है, वाई हैज राम ईटन द फूड, राम खाना क्यों नहीं खा चुका है, वाई हैज राम नॉट ईटन द फूड। इस तरह से आप इस रूल को विभिन्न तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें अप्लाई करके अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। और आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।